नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुरु 26 पे। आज हम लोग करेंगे इतिहास का चैप्टर 8। आपको बता दें कि हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 6 to 12 का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग आज क्लास 6 का इतिहास का 8वां चैप्टर करेंगे। ठीक है, आज से एक और नया प्रयोग किया जा रहा है। पर डे जो हम क्लास करेंगे उसके लास्ट में कुछ एमसीक्यू भी करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार हो जाइएगा। वीडियो के अंत में हम एमसीक्यू भी ला रहे हैं और जो पढ़ाएंगे बस उसी से एमसीक्यू रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आज का क्लास। तो चैप्टर 8 का नाम है, क्लास 6 का चैप्टर 8 का खुशहाल गांव और समृद्ध गांव शहर खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो यहाँ पे लोहे के औजार और खेती के बारे में सबसे पहले यहाँ पे दिया गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ था। यहाँ पे उपमहाद्वीप के बात आया तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो भारतीय उपमहाद्वीप जो है ना उसके बारे में कह रहा है। तो भारतीय उपमहाद्वीप को दक्षिण एशिया भी कहा जाता है। तो इसे मैप में देखिए तब समझ में आ जाएगा। इसको उपमहाद्वीप को भारतीय उपमहाद्वीप जो है इसको दक्षिण एशिया भी कहा जाता है। मैप में देखिए यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अपना प्यारा भारत हो गया, पाकिस्तान, यहाँ पे बांग्लादेश और यहाँ पे नेपाल और भूटान। ये सब सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है? सब भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है। और यह पूरा अगर एशिया हो गया तो एशिया के दक्षिण में है, इसलिए ये पूरा एरिया को कहा जाता है दक्षिण एशिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। तो भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में हम लोगों ने समझा। तब कह रहा है कि लोहा का प्रयोग सबसे पहले हुआ था, वो 3000 साल पहले हुआ था, वही भारतीय उपमहाद्वीप में। महापाषाण कब्रों में, महापाषाण काल का जो कब्र है उसमें लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। लोहे के औजार और हथियार बहुत बड़ा संख्या में मिला है। जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जुताई करने के लिए हलों के फॉल का इस्तेमाल शामिल है। मतलब कि इसका मतलब हुआ कि लोहा का प्रयोग यहाँ पर शुरू हो गया था, और लोहा के प्रयोग शुरू हो गया तो लोहा के प्रयोग शुरू होने से उसका औजार भी बनने लगा, हथियार भी बनने लगा, और जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ बनने लगी, और जुताई के लिए हलों के फाल बनने लगे। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो सभ्यता का विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारण यही बना, लोहा। अगर आप लोग एक क्वेश्चन रहेगा कि बताइए सभ्यता के विकास में सबसे महत्वपूर्ण धातु, तो लोहा मारिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़िए। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम। तो कुछ कदम के बारे में जानेंगे जो कृषि के उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए। तो कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे। नए औजार का प्रयोग होने लगा, लोहा का खोज होने से, और रोपाई भी अब शुरू हो चुका था। पहले रोपाई नहीं था, बस बीज बूंद दिया, जो हुआ। लेकिन धान का खेती अभी कैसे होता है, बाकी जो भी गाछी वगैरह से जो कृषि में जो गाछी वगैरह का यूज करते हैं वैसा मतलब सिस्टम शुरू हो चुका था। और इससे क्या होगा कि उसके उपज बढ़ गया, नया औजार भी आ गया, रोपाई वाला जो सिस्टम था ये मतलब इनको पता चल गया, इनका खोज हो चुका। और इसी तरह सिंचाई के लिए नहर, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए, क्या चीज़ के लिए? सिंचाई के लिए। तो ये सब कब कदम उठाए गए तो कृषि उत्पादन क्या हो गया? बढ़ गया। आगे देखते हैं, गांव में कौन रहते थे? तो इस उपमहाद्वीप में जो अभी हम लोगों ने देखा, इसमें दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। 3 तरह के कौन कौन से लोग रहते थे? कह रहा है कि दक्षिण भारत, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस सब के एरिया जो है ना, केरला वगैरह, तो उसके बारे में कह रहा है उस एरिया में। और उत्तरी हिस्से में जहाँ पे हम लोग हैं, उत्तर भारत के बारे में कह रहा है। तो वहाँ पे जैसे उत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, पंजाब, इधर यूपी हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल, ये सब कह रहा है। तो वहाँ कह रहा है कि
वही उत्तरी हिस्सा में के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग, और दक्षिणी जो तमिलनाडु वाला एरिया है जहाँ, इस सब के मिला के कह रहा है कि 3 तरह के लोग यहाँ रहते थे। तो सबसे पहले तमिल क्षेत्र में कौन सा लोग रहते थे? तमिल क्षेत्र मतलब अगर अगर देखिए इंडिया के मैप अगर आप लोग देखते होंगे तो इधर वाला एरिया, जो नीचे वाला क्षेत्र, हम लोग नीचे वाला मैप में हम लोग नीचे वाला पोर्शन बनाए, तो नीचे वाला पोर्शन बनाए तो इधर वाला एरिया में के बोला जाता था तमिल क्षेत्र। तो तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी जो क्या कहलाते थे? वेल्लल्ला। बड़े भूस्वामी क्या कहलाते तमिल क्षेत्र में? बेलल्ला, याद रखिएगा। और साधारण हलवाहों को उनवार, साधारण हलवाहों को क्या कहा जाता था? उनवार। और जो भूमिहीन रहते थे मजदूर, उसे दास, कड़ेसियार और आदिमई कहलाते थे। दास, कड़ेसियार और आदिमई कौन कहलाते थे? जो सब मजदूर के पास भूमि अपना नहीं था, मतलब भूमिहीन मजदूर क्या कहलाते थे? दास कहलाते थे, कसेडियार कहलाते थे और आदिमई कहलाते थे। अच्छा, आगे देश के उत्तरी हिस्सों में, उत्तरी हिस्सा के बारे में जानेंगे। जैसे उत्तरी भारत के बारे में जानेंगे तो उत्तरी भारत में ग्राम भोजक कहलाता था। कौन था ग्राम भोजक? तो गांव का प्रधान व्यक्ति होता था, वही ग्राम भोजक कहलाता था, जो गांव का प्रधान होता था। यह गांव का प्रधान तो होता था और अक्सर यह एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक रहते थे, मतलब वंशानुक्रम चलते रहता था। यह एक आनुवंशिक पद था। यह गांव का बड़ा भूस्वामी होता था। गांव का जो बड़ा भूस्वामी था उसे को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक कहा जाता था, और ग्राम का प्रधान होता था। और अपनी जमीन पर दास मजदूर से काम कर रहा, अपनी जमीन पर दास से और मजदूर से काम लेता था। और गांव में कर वसूलने का काम भी इसका था, और जो कर वसूला उसको फिर राजा को देता था। कौन? ग्राम भोजक। मतलब राजा ग्राम भोजक के द्वारा तहसीलवाता था, क्या कर तहसीलवाता था, और ग्राम भोजक जाके किसको देता था? राजा को देता था। यह कभी कभी न्यायाधीश और पुलिस का भी काम करता था, मतलब कि ये फैसला करने का भी काम करता था, और यहाँ पे पुलिस का भी काम करता था। कौन? ग्राम भोजक। आगे स्वतंत्र कृषक। स्वतंत्र कृषक तो ग्राम भोजकों के अलावा अन्य कृषक कह रहा है, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे। तो स्वतंत्र कृषक होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादा छोटे किसान नहीं होते थे। बड़ा किसान अगर है जिसका पास खूब सारा ज़मीन है तो हो गया ग्राम भोजक, और वही प्रधान होता था। और छोटा किसान था उसको गृहपति कहते थे। इनमें से ज़्यादातर छोटे छोटे किसान होते थे। ठीक है, लेकिन यह भी स्वतंत्र था। स्वतंत्र कृषक था किसके तरह? ग्राम भोजक की तरह ही यह भी था, लेकिन ये छोटा था और ये बड़ा था। अच्छा, दास या कर्मकार क्या होते थे? दास या कर्मकार, इनके पास स्वयं की जमीन नहीं होती थी। दास या कर्मकार के पास स्वयं की जमीन नहीं होती थी, या दूसरों की जमीन पर कार्य करते थे। और लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, शिल्पकार और कुछ दास कर्मकार भी थे उस समय। कौन सा? लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, शिल्पकार और कुछ दास कर्मकार भी थे उस समय। अच्छा, संगम साहित्य के बारे में जानिए। जो दक्षिण भारत के बारे में जो तमिल क्षेत्र है वहाँ पे संगम साहित्य फला फूला था। अच्छा, कह रहा है तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। तमिल के जो पुराना प्राचीन काल में जो रचनाएं रची गई उसे क्या कहा जाता था? कहा जाता है संगम साहित्य कहते हैं उसे। इसकी रचना 2300 साल पहले की गई। संगम साहित्य की रचना किया गया 2300 साल पहले। संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इसका संकलन किया गया। तो मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इसका संकलन किया गया, और मदुरई उसी क्षेत्र में आता है, इसलिए उसी को संगम साहित्य कहा गया। जो वहाँ पे मदुरई में कवियों का सम्मेलन हुआ उसमें जो संकलन किया गया कवि सम्मेलन में, और मदुरई पड़ता है कहाँ पे? तो दक्षिण भारत में। और उधर क्या था? तमिल क्षेत्र था, इसलिए वो जो साहित्य रचा गया, जो संकलन किया गया मदुरई में, उसको संगम साहित्य कहते हैं। आहत सिक्के जानिए।
आहत सिक्के किसे कहते हैं? सबसे पहले जानिए आहत सिक्का कह रहा है कि सबसे पुराने आहत सिक्के थे। देखिए पहले आहत सिक्का होता क्या ही जानिए। तो धातु के सिक्कों, ध्यान सुनिएगा, धातु के सिक्कों पर ठोस मजबूत कोई औजार से छिद्र कर कर के और आकृतियां बनाई जाती थी। कोई मतलब गोल, जैसे समझिए कि आज कोई सिक्का है तो सिक्का पे जो लिखा हुआ रहता है, अभी तो बस वो ढाल के मतलब कि लिखा हुआ रहता ढाल कर, लेकिन उस समय क्या होता था कि छिद्र किया हुआ रहता था और छिद्र के द्वारा आकृतियां बनाई जाती थी, और इसीलिए इन सिक्कों को आहत सिक्का कहते हैं। ठीक है, आगे समझेंगे किताब से क्या है भाई। तो यह सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल तक चला था। आहत सिक्का 500 साल तक चला था। तांबे, चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। हम लोगों ने अभी चर्चा किया। अच्छा, नगर के बारे में जानिए। नगर, उस समय के नगर क्या था? तो अनेक गतिविधियों के सब की आपसे बात चल रहा है। देखिए 2500 साल पहले के, कोई 3000 साल पहले के, उसी साल वो मतलब बहुत पहले के बात है, जब 3000 साल पहले या 2500 साल पहले, यही सब हम लोग काल के बात कर रहे हैं। और उस समय खुशहाल गांव और समृद्ध गांव जो टॉपिक है, उस समय कैसा था उसके बारे में जो इस चैप्टर में कहा गया है, तो उसी के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अच्छा, नगर के बारे में, उस समय के नगर। तो अनेक गतिविधियों के केंद्र अक्सर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। अनेक गतिविधियों के केंद्र अक्सर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए समझिए मथुरा। तो मथुरा 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। कौन? मथुरा। मतलब बहुत प्राचीन समय से यह एक नगर के रूप में रहा है मथुरा। कौन? मथुरा। ठीक है। अच्छा, 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बना था। कुषाण अपनी दूसरी राजधानी मथुरा को ही बनाए थे, और मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र भी था। मथुरा एक धार्मिक केंद्र के रूप में भी रहा है। तो धार्मिक केंद्र के रूप में भी रहा है और मूर्तियां बनाने का केंद्र भी था। कुषाण अपनी राजधानी भी बनाया था। तो इस सब से कहती है कि मतलब मथुरा क्या था, उस एक नगर के रूप में विकसित हुआ था। अच्छा, शिल्प और शिल्पकार के बारे में क्या था भाई? तो पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। पूरा स्थल से शिल्प के जो नमूने मिले हैं, इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। उत्तरी काले चमकीले पात्र मतलब बर्तन, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग मतलब इधर तराई क्षेत्र में, हिमालय के तराई क्षेत्र में अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। उस समय शिल्पकार और व्यापारी अपना अपना संघ भी बनाने लगा था, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध करवाना, माल का वितरण करना, है ना, ये सब काम किसका था? तो सब श्रेणी का था। जो मतलब संघ बनता था, वो सब मिलके ये सब काम करता था। काम का प्रशिक्षण देना रहे, कच्चा माल को उपलब्ध कराना रहे, माल का वितरण करना रहे, सब श्रेणी का काम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण। अरिकामेडु। अरिकामेडु मतलब पुदुचेरी का पुराना नाम है अरिकामेडु। तो वही जो अरिकामेडु है 2200 से 1900 साल पहले एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारा जाता था। कहाँ? पुदुचेरी में, अरिकामेडु में। इस स्थान से भूमध्यसागरीय एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। मतलब एफोरा कहने का मतलब है ना कि कंटेनर समझिए, जैसे दूसरा देश से अपने देश में, चाहे अपने देश से दूसरा देश में कोई तरल पदार्थ लाना ले जाना रहे, तो कंटेनर या तरल पदार्थ ही नहीं, सामान भी आता है कंटेनर में, लेकिन यहाँ पे तरल पदार्थ की बात कर रहा है। एफोरा जो है ऐसा पात्र मिला है, इसमें तेल या शराब जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे। ऐसा प्रमाण ही मिला है, ऐसा ऐसा एफोरा मिला है, इसमें तेल या शराब जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं, ऐसा पता चला है। मतलब इससे पता चलता है कि दूसरा देश से हम लोग तरल पदार्थों का भी, जैसे तेल और शराब जैसे चीज़ों का भी आयात निर्यात किया करते थे। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे चैप्टर समाप्त हो चुका। अब हम लोग करेंगे
अपना ऑब्जेक्टिव लगाएंगे MCQ, और यही चैप्टर से रिलेटेड होगा, बाहर ही कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एक से करते हैं, 12 क्वेश्चन लाए हैं, एक से शुरू करते हैं हम लोग। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो कह रहा ध्यान से देखिए, कुछ देर 5 सेकेंड के लगभग हम टाइम देंगे, उसमें आप इसमें क्वेश्चन पढ़ के, हम पढ़ भी लेते हैं, आप लोग इतना सोचने में 5 सेकेंड के लगभग टाइम हम देंगे, उतना में आप सोच लीजिएगा, फिर हम आंसर बता देंगे। लगभग क्वेश्चन कह रहा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, निम्नलिखित में से कौन सा उन उपायों में सम्मिलित है? पहला है, देखिए इस ऐसा ही क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का जो यहाँ पे दिया, क्वेश्चन का जो यहाँ पे रूप है, ये इसी रूप में क्वेश्चन आएगा आप लोग के एग्जाम में। अब सीधा सीधा बहुत ही कम क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको जो यहाँ पे टाइप दिया हुआ है उसको आप लोग इसका भी रिवीजन भी कीजिएगा एक दो बार, इसको भी आप देख सकते हैं। इससे आपको जो एक्सपीरियंस है जो बढ़ेगा, एग्ज़ाम में आपको काफ़ी आसानी होगा और हार्ड फील नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, निम्नलिखित में से कौन सा उन उपायों में सम्मिलित है? पहला कह रहा है हल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग, धान की रोपाई और सिंचाई के उपाय। बताइए इनमें से आंसर क्या होगा? केवल एक, या बी में है 1 और 3, सी में 2 और 3, डी में 1 2 3। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो अब सही आंसर बताते हैं हम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, क्योंकि यहाँ पे हल के फाल के प्रयोग भी हुआ था, धान की रोपाई भी, और सिंचाई का यूज भी होने लगा, सिंचाई का उपाय भी होने लगा था जब लोहा प्रयोग में आ चुका था। ठीक है, तो इसमें तीनों सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। गांव में रहने वाले स्वतंत्र और छोटे किसानों को भूपाती कहा जाता था। अब बताइए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, या दोनों गलत है? चलिए 5 सेकंड टाइम देते हैं आपको। इसका सही, चलिए टाइम खत्म। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। ग्राम के जब प्रधान होता था उसे ग्राम भोजक कहा जाता था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कुछ अलग से नहीं है, जो हम पढ़ाएं अभी उसी से है रिलेटेड, उसी से क्वेश्चन है, अलग से कुछ नहीं है। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संस्कृत से, तमिल, तेलुगु या कन्नड़? टाइम खत्म हो चुका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भरूच बंदरगाह से होने वाले आयात निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्कों और हाथी दांत का आयात होता था। पहला में, सेकंड में, देखिए भरूच की जो बंदरगाह है ना, उसी के बारे में कह रहा है कि जो आयात निर्यात होता था, क्या का होता था, तो ये सब का होता था। या हिमालय की, सेकंड में कह रहा है हिमालय की जड़ी बूटियाँ, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम इत्तर यहाँ से निर्यात किए जाते थे। अब बताइए इसमें से कौन सही है? एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। यहाँ पे क्या था ना कि हिमालय की जड़ी बूटियाँ, कार्नियाल और सूती कपड़ा, रेशम और इत्तर यहाँ से
निर्यात किए जाते थे। देखिए यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया उसमें पूर्ण रूप से इसके बारे में चर्चा नहीं किया गया है। इसके लिए आपको जो MCQ हम यहाँ पे करवा रहे हैं, इससे ये फ़ायदा होगा कि वहाँ जो छूट गया है जो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल भी जाने का हम लोग मतलब जो भी छूट गया है उसको भी हम लोग यहाँ से पूर्ण करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। विनिमय के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे जो टीन के बने होते थे। देखिए, सबसे पहले विनिमय मतलब चीज़ों को आदान प्रदान जो होता था, ये चीज़ किस माध्यम से होता था, मतलब वही सब चीज़ों का आदान प्रदान ये सब होता है, तो वही सब तो विनिमय हुआ। तो आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे जो टीन के बने होते थे। अच्छा, विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी संगम काल में होता था। तो कौन सा सही है? 1, 2, दोनों या दोनों गलत? 5 सेकंड लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है, क्योंकि यहाँ पे टीन का तो हम लोग बातें नहीं किए हैं। सबसे पुराना सिक्का तो आहत सिक्का सही है, लेकिन टीन के बना होता था इसका तो चर्चा नहीं की हम लोग। इसलिए विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी संगम काल में होता था। तो वस्तु के बदले वस्तु, वाल्टा सिस्टम जानते हैं हम लोग, आप लोग इंग्लिश में वाल्टा सिस्टम। इसमें होता क्या है, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसका हिंदी हम लोग कह सकते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब पहले क्या होता था कि वस्तु के बदले वस्तु, मतलब चावल लेके जाइए और गेहूँ लाना है तो उसके बदले गेहूँ लेके आइए, चावल लेके जाइए या गेहूँ लेके जाइए, और कपड़ा लाना है तो कपड़ा लेके आइए, क्योंकि उसको ज़रूरत है जो आप दे दीजिए और आपको ज़रूरत है जो उससे ले लीजिए। यही सब होता था वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, वाल्टर सिस्टम। तो इसी के बारे में यहाँ पे कह रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। सेकेंड, यहाँ पे कथन कारण है, तब जो कथन कह रहा है कि मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, और कारण कह रहा है मथुरा यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित था। तो सही कोट का चयन कीजिए। यहाँ पे ए में कह रहा है ए और दो दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण है। ए में कह रहा है, बी में कह रहा है ए और दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलती है, और डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा? आपके लिए है क्वेश्चन, तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि दोनों सही है। मथुरा 2500 से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। और मथुरा यातायात या व्यापार के मुख्य मार्गों पर भी स्थित था। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका स्पष्टीकरण भी कर रहा है, क्योंकि महत्वपूर्ण नगर रहा है। इतना महत्वपूर्ण नगर रहेगा तो यातायात और व्यापार के मुख्य मार्ग पर तो स्थित होगा ही, इसलिए इसका कथन कारण दोनों सही है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की राजधानी रही है? पाटलिपुत्र, मथुरा या अमरावती या कंधार? 5 सेकंड। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी मथुरा, क्योंकि दूसरी राजधानी अभी हम लोगों ने जाना कुषाण ने अपनी दूसरी राजधानी मथुरा में बनाया था, मथुरा को। आगे बढ़ेंगे। प्राचीन नगरीय शिल्प और कपड़ा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरा स्थलों से प्राप्त मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तनों को उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ये बर्तन उपमहाद्वीप के केवल पूर्वोत्तर भागों से ही प्राप्त हुए हैं। दूसरा कह रहा है कि उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई कपड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे। बताइए इसमें से कौन सा सही है? ए, 2 या दोनों गलती? कौन सा सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई कपड़ा उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र थे। आगे बढ़ेंगे हम दोस्तों। देखिए, जो उसमें नहीं दिया हुआ जहाँ से आप लोग का कवर हो जाएगा, बहुत
बहुत ही सराहनीय पहल इसे कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में। प्राचीन नगरों में श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो श्रेणी संयुक्त रूप से शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संघ होता था। ये श्रेणियों सेकंड में कह रहा है, ये श्रेणियों बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा करते थे। बताइए कौन सा सही है, 1, 2 या दोनों सही है, दोनों गलत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ये जो क्या होता था दोस्तों कि श्रेणियाँ होती थी, ये बैंक के रूप में कार्य करती थी, ठीक है। अब बैंक के रूप में कार्य करती थी और यही श्रेणियों में लोग क्या करते, पैसों का जमा करते थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर पे। अरिकामेडु नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो अरिकामेडु प्राचीन जो पतन है हम लोगों ने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, कहाँ, तो पुदुचेरी में। 11 नंबर में आएंगे। प्राचीन में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था। तो ठहरते हैं थोड़ा देर, 5 सेकेंड, आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणी लिपि। अच्छा, आज का लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। 5 सेकंड देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, जातक कथाओं का जो संकलन था वो बौद्ध अनुयायियों के द्वारा किया गया था। जो हम लोगों ने अभी ऑब्जेक्टिव जो लगाया, एमसीक्यू लगाया, उसमें जो भी नया मिले उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए तो और अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही। और अगर इसी तरह के और भी कुछ सुधार, बहुत सारा सुधार यहाँ पे किया जा सकता है, अगर या थोड़ा बहुत सुधार क्या और भी गुजारिश है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, और उसमें भी सुधार किया जा सकता है। तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा और बेल आइकन के दबा के और थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, अगर पसंद आए सेशन तो इसी के साथ विदा लेते हैं दोस्तों। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।